सर हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट का दिसंबर 2021 की अटेम्प्ट का सवाल आ रहा है, एग्जाम पेपर आ रहा है सीफेप 1 एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो इनके सवालों को देखते हैं और इनके सवालों को थोड़ा डिस्कस करते हैं, जहां सॉल्व करने की जरूरत होगी वहां सॉल्व भी करेंगे, अदरवाइज इसे हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि पिछली 4-5 अटेम्प्ट में, अगर मैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट के सवाल एग्जाम पेपर का कंपैरिजन करूं तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो काफी ज्यादा जो है ना वॉलेटिलिटी है। किसी अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल रिजल्ट, किसी अटेम्प्ट में बहुत आसान पेपर, किसी में मुश्किल पेपर, और ये चीज रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। लाइक अगर आप पिछली 5 अटेम्प्ट के एडवांस टैक्सेस के एनालिसिस देखोगे ना, तो एक अटेम्प्ट में 6% रिजल्ट है, दूसरी अटेम्प्ट में 46% रिजल्ट है, तीसरी अटेम्प्ट में 11% रिजल्ट है, चौथी अटेम्प्ट में 32% रिजल्ट है, और इस अटेम्प्ट का रिजल्ट भी आई गेस कि 15-20 के करीब करीब होगा। लेकिन एफएफआर के एग्जाम में भी और एफएफआर के रिजल्ट में भी कंसिस्टेंसी है। पिछले 5 अटेम्प्ट के तुम अगर एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह पढ़ोगे तो 30-35% के दरमियान ही पिछली 5 अटेम्प्ट का रिजल्ट रहा है। इस अटेम्प्ट की एनालिसिस अभी तो आई नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर कमेंट्स में आएंगे, वो भी मैं समझता हूँ कि तकरीबन 30-35% के दरमियान ही होंगे। और अगर पिछली 5-6 अटेम्प्ट को मैं देखूँ ना, तो पिछले अटेम्प्ट का पेपर एक आसान पेपर समझा जा सकता है। किस तरीके, किस वजह से इसको हम सवाल को रीड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें वैसे ही हैं जैसी जनरली एफएफआर के लेवल पे टेस्ट भी की जाती है और कवर भी करवाई जा रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की वेटेज 15 और 6 यानी कि 21 मार्क की वेटेज है। कहता है ईयर 2021 हैज बीन डिफिकल्ट ईयर फॉर द मैगेलेनिक लिमिटेड ड्यू टू कोविड-19 in view of the several liquidity issues ML entered into the following arrangement during the year 2021 एक कंपनी के लिए मुश्किल साल है ड्यू टू कोविड-19। कुछ आपको ट्रांजेक्शंस दिए हैं। रिक्वायरमेंट को अगर मैं रीड करूं तो रिक्वायरमेंट में कहता है डिस्कस हाउ द अबव अरेंजमेंट शुड बी डील्ड विद इन एमएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। यहाँ पे आपने कोई जनरल एंट्री नहीं बनानी, यहाँ पे आपने कोई डिस्क्लोजर्स नहीं बनाने, बल्कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, और जहां जहां कैलकुलेशन पॉसिबल है वहां वहां हम इसे कैलकुलेशन भी करके दे रहे होंगे। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ एमएल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। assume that ML would earn a profit of 215 for the year 2021। हमारे पास 2021 का प्रॉफिट गिवन है, दैट इज 215 मिलियन, और हमें बेसिक और डायरेक्ट डाइल्यूटेड ईपीएस का नंबर कैलकुलेट करना है। चारों एडजस्टमेंट्स एक दूसरे से अलग हैं, चारों एडजस्टमेंट्स आइसोलेशन में टेस्ट की गई है। एडजस्टमेंट नंबर 1, on 1st January 2021 ML sold his production plant to Finance Limited for rupees 90 million. Immediately before the transaction, the plant was carried at 50 million and had a remaining life of 10 years. At the same time, ML entered into a contract with FL to use the plant for 5 years with an annual payment of 20 million payable in arrears. Fair value of the plant at the date of sale was 80 million and the rate of interest implicit lease is 10% per annum. The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of the plant by the ML satisfy the requirement for determining when a performance obligation is satisfied in IFRS 15. तो सिंपल सी एडजस्टमेंट सेल एंड लीजबैक की एडजस्टमेंट टेस्ट की गई है यहाँ पे। 1 जनवरी 21 पे हमारे पास एक प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू 50 मिलियन थी, हमने 90 मिलियन का सेल कर दिया। 10 साल की लाइफ है इसकी, और हमने 5 साल के लिए इसको लीज बैक कर लिया, लीज पे रीएक्वायर कर लिया। 20 मिलियन के रेंटल्स है, रेंटल्स इन एरियर्स है। प्लांट की फेयर वैल्यू 80 मिलियन है और इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज 10% है। और इन्होंने कहा है कि जो इस ट्रांजेक्शन में हमारा एसेट ट्रांसफर हो रहा है ना फ्रॉम मैगेलेनिक लिमिटेड टू फाइनेंस लिमिटेड, ये IFRS 15 की सेल की कंडीशन मीट करता है। तो इसको अगर मैं जरा डिस्कस करूं तो बोर्ड पे हम डिस्कस करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिसंबर 2021 की एडजस्टमेंट का पार्ट नंबर है। हमारे पास एक प्लांट है जिसकी कैरिंग वैल्यू 50, फेयर वैल्यू 80। हमारे पास एक प्लांट है जिसकी कैरिंग वैल्यू 50, फेयर वैल्यू 80, लाइफ है इसकी 10 इयर्स। हमने ये प्लांट सेल करा अगेंस्ट द सेल प्रोसीड ऑफ 90 मिलियन और दोबारा से इसको लीज पे रीएक्वायर कर लिया, यानी कि लीज बैक ट्रांजेक्शन कर लिया हमने 5 इयर्स के लिए। रेंटल्स हमारे पास 20 मिलियन के है इन एरियर्स, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ है 10%। तो सिंपल सा डेटा था, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करनी थी, एक्सप्लेन करनी थी। सेल एंड लीजबैक का एरिया आपके FR2 के स्टैंडर्ड्स में, मतलब FR2 में IFRS 16 में आपको कवर नहीं करवाया जाता,
सी फाइनल में आप सेल एंड लीजबैक का एरिया आकर कवर करते हो। सर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक सेलर लेसी बायर लेसर को कोई एसेट सेल करे, जब एक सेलर लेसी बायर लेसर को कोई एसेट सेल करे और इसे दोबारा लीज पे रीएक्वायर कर ले, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ये सेल की डेफिनेशन मीट भी करता है या नहीं। क्या ये जो एसेट सेलर लेसी से बायर लेसर की तरफ ट्रांसफर हुआ, क्या ये आईएफआरएस 15 के तहत सेल है भी या नहीं। क्योंकि अगर ये सेल है तो फिर हम सेल एंड लीजबैक की अकाउंटिंग करते हैं, और अगर ये सेल ही ना हो ना तो फिर हम सेल एंड लीजबैक की अकाउंटिंग नहीं करते बल्कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि इसने एक लोन लिया है, इसने एक लोन दिया, दैट्स इट। एसेट ना रिकॉग्नाइज होता है, ना डीरिकॉग्नाइज होता है, ना लीज लायबिलिटी, ना राइट टू एसेट, कुछ भी नहीं। अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम सेलर लेसी टू बायर लेसर सेल की डेफिनेशन ही मीट ना करे तो फिर ये एक लोन अरेंजमेंट बन जाता है। ये अपने पास लोन पेबल रिकॉर्ड करता है, ये अपने पास लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर ये सेल की डेफिनेशन मीट कर जाए, जैसे कि इसने सवाल में कहा है कि भाई ये एसेट सेल हो गया यहां से यहां तक, अब इसकी लीजबैक ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो इस केस में आपको सेल रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लेकिन हम सेल रिकॉर्ड करते हैं सेल प्रोसीड पे नहीं, हम सेल रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे, हम सेल रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे। और अगर आपकी सेल प्रोसीड फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो ये जो एक्सेस अमाउंट दिया जा रहा है ना, ये जो एक्सेस अमाउंट दिया जा रहा है ना, ये एक एडिशनल लोन कंसिडर होगा, ये एक एडिशनल लोन कंसिडर होगा। यानी कि आप सामने वाली पार्टी से 10 मिलियन का एक लोन ले रहे हो, वो सेपरेट है, और फेयर वैल्यू का एसेट 80 मिलियन का एसेट 80 मिलियन का ही सेल कर रहे हो। अब इस केस में हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, मैं कुछ कैलकुलेशन आपके सामने परफॉर्म कर देता हूं। देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा कि हमारे पास जो रेंटल्स है ना, कितना रेंटल है सर, 20 मिलियन का। मुझे इस रेंटल की बाइफरकेशन करनी पड़ेगी कि कितना लीज के अगेंस्ट रेंटल दिया मैंने और कितना लोन के अगेंस्ट रेंटल दिया मैंने। इसको सिंपली इस तरह से मैनेज किया जा सकता है कि अगर 10 मिलियन का लोन हो, 10% का मार्कअप हो और 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स हो, तो आपकी क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी सर। इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 10% रेज़ टू द पावर -5 होल डिवाइड बाय 10%। यानी कि अगर 10 मिलियन का लोन हो, 10% का इंटरेस्ट रेट हो और 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करना हो, तो कितनी इंस्टॉलमेंट ऐसी होगी जो कि पे करनी पड़ेगी 10 मिलियन के लोन को रिपे करने के लिए। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनती है 2.637 या 2.638। यानी कि टोटल में जो 20 मिलियन के रेंटल पे कर रहा हूं ना 5 सालों तक, इस 20 मिलियन के रेंटल में से 2.638 का तो रेंटल पे किया जाएगा इस लोन को रिपे करने के लिए। बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेंटल है, यानी कि 20 माइनस दिस, दैट इज बेसिकली 17.362। ये वो पेमेंट है जो कि लीज एसेट के अगेंस्ट की जा रही है, अब आपने क्या करना है सर, आपने ये करना है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इतना पोर्शन ऑफ द रेंटल की आप डिस्काउंटिंग कर दें एन्युटी के फॉर्मूला से, वो क्या होगा सर, 17.362 1 - 1 + 10% रेज़ टू द पावर -5 होल डिवाइड बाय 10%। तो आपके पास लीज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 65.815। अब होगा क्या सर, आपने कुछ पेट नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर, एक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास परसेंटेज डिस्पोजल कितनी है और परसेंटेज एसेट रिटेन कितना है। सर परसेंटेज डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होगी और परसेंटेज रिटेन कैसे कैलकुलेट होगी। 80 मिलियन का आपने एसेट सेल करा है और 80 मिलियन में से 65 मिलियन का एसेट रीएक्वायर कर लिया है, तो परसेंटेज रिटेन इजीली कैलकुलेट हो जाएगी 65.815 डिवाइडेड बाय 80। 65.815 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि तकरीबन 82.27% एसेट आपने रिटेन रखा है। तो डिस्पोज ऑफ कितना करा है सर, 1 - 82.87, तो ये बनता है 17. ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 - 82.27%, तो ये बनता है 17.73%। यानी कि टोटल एसेट का आपने इफेक्टिवली 17.5% एसेट बेचा है, 17.7% एसेट बेचा है, 82.27 एसेट बेचा ही नहीं है।
तो हमारे पास लीज लायबिलिटी तो इस नंबर से रिकॉर्ड हो जाएगी, राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड होगा कितने से? सर हमारे पास कैरिंग वैल्यू है 50 की, इस 50 मिलियन में से इफेक्टिवली मैंने 82.27% बेचा ही नहीं है, तो 50 इंटू 82.27%, तो ये बनेगा 41.135। अगर मैं कोई कैलकुलेशन एरर कर जाऊं तो आप लोग मुझे अपने पास नोटिफाई करवा देंगे। और हमारे पास लीज लायबिलिटी इतने से आ जाएगा, राइट टू यूज एसेट इतने आ जाएगा। सर गेन ऑन डिस्पोजल कितना आएगा? सर 50 रुपए का मेरे पास एसेट रिकॉर्डेड है, 80 की फेयर वैल्यू है, यानी कि टोटल जो गेन है वो कितना है? 30 रुपए का। लेकिन मैंने इफेक्टिवली एसेट बेचा कितना है? सर मैंने एसेट बेचा 17.73%, तो इंटू 17.73%, तो यह आ जाएगा 30 इंटू 17.73%, दैट इज 5.319। ये जो सारे नंबर जो रेलेवेंट है ना डिस्कशन करने के लिए, वो मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन में क्या बताऊंगा कि भाई चूंकि एसेट हमने सेल करा है और सेल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन मीट करती है और हमने इसे लीज बैक कर लिया, तो ये एक सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन बन गया। यहाँ पे आप अपने पास एसेट को कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज करेंगे, सॉरी यहाँ पे आप अपने पास एसेट की सेल रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पे, इतना गेन रिकॉर्ड करोगे, इतना राइट टू एसेट रिकॉर्ड करोगे, इतनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। जनरल एंट्री इन्होंने मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर रिकॉर्ड करूं इसकी जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री क्या होगी? सर हमारे पास राइट टू यूज एसेट डेबिट हो रहा होगा, दैट इज 41.135। हमारे पास कैश डेबिट हो रहा होगा, दैट इज 90। हमारे पास लोन पेबल क्रेडिट हो रहा होगा, दैट इज 10। हमारे पास लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा होगा, दैट इज 65.815। हमारे पास गेन रिकॉर्ड हो रहा होगा, दैट इज 5.319, और हमारे पास से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 50। जो चीज मेरे पास आ रही है उसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो चीज मेरे पास से जा रही है उसे क्रेडिट कर रहा हूं। हमारे पास 41 का राइट टू यूज एसेट आया, हमारे पास 90 का कैश आया, 90 की कैश में से 10 रुपए लोन था, बाकी डिफरेंशियल लीज लायबिलिटी थी। गेन हमने रिकॉर्ड किया 5.31 का और 50 का एसेट क्रेडिट कर दिया। चेक कर लेता हूं कि हमारी एंट्री रिकंसाइल भी कर रही है या नहीं। तो ये सर हमारी एंट्री भी रिकंसाइल करनी है। तो ये सारे आपने बेसिक से नंबर्स कैलकुलेट करके ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी थी। अगर जरूरत है उससे कॉपी कर लें, तो फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 ML issued 1.5 million term finance certificate of ₹100 each for ₹150 million. Each TFC is convertible into on 31 December 2025 into ordinary shares having par value of ₹10. Interest is payable at 8% per annum on 31 December each year. On the date of issue, market interest rate for similar debt without conversion option was 11%, and ML expect that the conversion option will not be exercised. कहता है 1 जनवरी 2021 पे आपने 15 लाख टीएफसी इशू करे, 100 रुपए की पार वैल्यू है, तो ये बन गया 150 मिलियन। हर टीएफसी 31 दिसंबर 2025 यानी कि 5 साल के बाद कन्वर्ट होने का ऑप्शन रखता है। अब यहाँ इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये बात फॉर श्योर है कि ऑप्शन की बात रख रहा है और कुछ स्पेसिफिकली नहीं बता रहा। तो ऑप्शन लेंडर के पास है, टीएफसी होल्डर्स के पास है, कि वो चाहे तो 31 दिसंबर 2025 पे अपने इस टीएफसी को कन्वर्ट करवा ले, हर टीएफसी के बदले 2 शेयर। 8% का कूपन रेट डिसाइड किया गया है, और अगर एक नॉर्मल लोन होता जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन ना होता तो फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% होता, और ये समझता है कि कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। अब देखें, एमएल एक्सपेक्ट कर रहा है कि कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा, ये बात तो मेरे लेंडर्स डिसाइड करेंगे ना कि अदर उनको कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी। तो लेंडर्स इन दी एंड करेंगे क्या, वो ये देखेंगे कि शेयर जो मिलने वाले हैं क्या उनकी फेयर वैल्यू 150 मिलियन से ज्यादा या कम है। अगर मिलने वाले शेयर्स की फेयर वैल्यू 150 मिलियन से कम होंगी तो वो लोन को कन्वर्ट नहीं करवाएंगे बल्कि कैश में रिडीम करवाएंगे, और अगर शेयर जो मिलने वाले उनकी फेयर वैल्यू 150 मिलियन से ज्यादा होगी तो वो फिर लोन को कैश में रिडीम नहीं करवाएंगे बल्कि लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सादा सी एडजस्टमेंट है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जहां पे आपने लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट को अलग करना है। लायबिलिटी कंपोनेंट पे मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट और 8% के हिसाब से कूपन पे करना है।
इक्विटी कंपोनेंट को आपने इक्विटी कंपोनेंट में पार्क कर देना है। 5 साल के बाद अगर ये लायबिलिटी कैश में पे हो तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। 5 साल के बाद अगर ये लायबिलिटी इक्विटी में कन्वर्ट हो तो लायबिलिटी डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। किस तरीके नंबर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे वो मैं बोर्ड पे आपको करवा देता हूँ। इस एडजस्टमेंट को रीड करें जब तक मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। यहां देखें सर, क्वेश्चन नंबर 1 की एडजस्टमेंट नंबर 2। अब यहाँ पे आपके पास कन्वर्टेबल लोन है, 1.5 मिलियन टीएफसीज हैं, 100 रुपए की पार वैल्यू है, 150 मिलियन का ये मॉनेटरी अमाउंट बनता है। तो पहले तो मैं इसके अगर कैश फ्लोस प्लॉट करूं, 1 जनवरी 21 पे आपने इशू करा है, 5 साल की इसकी लाइफ है, 21, 22, 23, 24 और 25। और 5 साल तक इस 150 मिलियन के लोन के ऊपर 8% से कूपन पे करना होगा, तो 150 का 8% बनता है 12। तो 5 साल तक 12 रुपए का तो कूपन पे होगा। और 5 साल के बाद अगर हमारे लेंडर्स कैश डिमांड करते हैं तो हमें उनके 150 मिलियन उनको वापस करने पड़ेंगे। तो ये मेरे इस इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आ गए। यानी कि अगर ये 12 तो देना ही है इंटरेस्ट, और अगर उन्होंने पैसे डिमांड करे तो मुझे 150 मिलियन का प्रिंसिपल भी रिपे करना है। अब हम क्या करेंगे सर, इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे लायबिलिटी के रेट से, इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे लोन के रेट से। यानी कि अगर एक नॉर्मल लोन होता जिसमें कोई कन्वर्जन फीचर ना होता तो फिर क्या रेट ऑफ मार्कअप होता सर? फिर रेट ऑफ मार्कअप होता 11%। तो मैं 11% से इनकी डिस्काउंटिंग कर दूंगा। तो तकरीबन बन रहा है 133.37। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया हो तो मुझे बताइएगा। यानी कि डे वन पे जो मेरे पास कैश आ रहा है 1 जनवरी 21 पे 150 मिलियन का, इस 150 मिलियन का क्रेडिट लेग कहाँ जाएगा? सिर्फ कुछ अमाउंट लायबिलिटी में जाएगा, लायबिलिटी कंपोनेंट का दैट इज 133.37, और बाकी अमाउंट हमारा इक्विटी में चला जाएगा, दैट इज बैलेंसिंग अमाउंट 150 माइनस दिस 16.63। अब इस लायबिलिटी के नंबर को रखकर आप एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओगे। मैं स्केड्यूल बना देता हूं आपके सामने। इस लायबिलिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वो लायबिलिटी के रिकॉर्ड रेट से रिकॉर्ड होगा, दैट इज 11%। कूपन एज पर एग्रीड कैश फ्लो आएगा और क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। सर 5 साल का ये टीएफसी है 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। 133.37 से स्टार्ट होगा, 12 रुपए का 5 सालों तक कूपन दिया जाएगा, और 12 साल के बाद ये लायबिलिटी हमारी 150 मिलियन बननी चाहिए। तो पहले साल के आखिर में आएगी 134.71, 136.18, 137.79, 139.57, सॉरी मैं नंबर्स गलत कैलकुलेट किए हैं। पहले साल के आखिर में 136.05 या 04, दूसरे साल के आखिर में 139, तीसरे साल के आखिर में 142.29, चौथे साल के आखिर में 145.95 और पांचवें साल के आखिर में 150। सर हर साल के ओपनिंग नंबर्स पे हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
मैं पूरी सारे सालों की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मतलब हर साल के ओपनिंग नंबर्स पे 11% से इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब हर साल के आखिर में होगा क्या कि 12 रुपए से कैश क्रेडिट होता रहेगा, इंटरेस्ट के कॉलम में जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और डिफरेंशियल से अमाउंट से आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। 3 साल के बाद आपकी लायबिलिटी ग्रो करके 150 पे आ जाएगी। 3 साल के बाद अगर लोन की रिडेम्पशन कैश में होती है तो 31 दिसंबर 25 पे लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, और 3 साल के बाद अगर रिडेम्पशन शेयर्स में होती है तो क्या होगा, 31 दिसंबर 25 पे लायबिलिटी डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा 150 की ही अमाउंट से। सिंपल। तो आसान सी एडजस्टमेंट थी सर, कॉपी कर लें सारी चीजों को। तो फिर हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 ML issued 2 million bonds of 100 each for rupees 200 million. Each bond is mandatory convertible on 31 March 2024 into 3 ordinary shares having par value of rupees 10 each. Interest is payable at 5% per annum on 31 March each year at the discretion of ML. On the date of issue, the market interest rate for similar debt without mandatory interest and without conversion option was 11% per annum. ML intend to pay interest in each year. देखिए 1 अप्रैल 2021 पे आपने 2 मिलियन बॉन्ड इशू करे जिनकी पार वैल्यू 100 रुपए, तो फेस वैल्यू यानी कि टोटल बनी 200 मिलियन। हर बॉन्ड मैंडेटरी कन्वर्ट होगा 31 मार्च 2014 पे, यानी हर बॉन्ड लाजमी है कि वो कन्वर्ट होगा ही 3 शेयर्स में। 5% का इंटरेस्ट है और 5% का इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट पे करने में हमारी डिस्क्रिप्शन है, यानी हमारा दिल करे तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हमारा दिल नहीं करेगा तो हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। और अगर एक नॉर्मल डेट होती जिसपे मैंडेटरी इंटरेस्ट होता, जिसपे कन्वर्जन ऑप्शन ना होता, तो उसका रेट होता 11% का, और हमारी इंटेंट है कि हम हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे IAS 9 और IAS 32 मिला जुला के टेस्ट हुआ है। IAS 32 में डेट और इक्विटी को डिफरेंशिएट करने के लिए एक आसान सी डेफिनेशन, एक आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी कैश आउटफ्लो की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो ना, जब आप कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिग्ड है फॉर द कैश आउटफ्लो, तो ये आपकी लायबिलिटी है, अदरवाइज इक्विटी है। अब अगर इस एडजस्टमेंट को गौर करें तो इस एडजस्टमेंट में इन द एंड प्रिंसिपल अमाउंट तो रीपे नहीं होगा, इन द एंड प्रिंसिपल अमाउंट की जगह क्या होगा, शेयर्स इशू होंगे, ये बात तो कंफर्म्ड है। दूसरा, ये इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, यानी कि आपके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है कि आपने इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना। आपके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है कि आपने इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना, आपकी मर्जी है पे करो तो या ना करो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की हमारी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट लायबिलिटी नहीं बल्कि इक्विटी के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। हमारी इंटेंट अगर है भी इंटरेस्ट पे करने की, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो हम पूरी की पूरी अमाउंट के अगेंस्ट इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और जो हर साल आप इंटरेस्ट पे कर दोगे अपनी इंटेंशन के हिसाब से, वो इंटरेस्ट सिंपली डिविडेंड के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपने पूरी अमाउंट को इक्विटी में पार्क करना था और डिविडेंड इशू, जो भी हर साल इंटरेस्ट पे हो रहा है उसके अगेंस्ट आप डिविडेंड रिकॉर्ड कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आते हैं। सर एडजस्टमेंट नंबर 3 में रिपीट कर देता हूं, किसी ने रिक्वेस्ट की कि एडजस्टमेंट नंबर 3 दोबारा से रिपीट कर दें। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिसंबर 2021, एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपसे कहता है कि 1 अप्रैल 2021 पे आपने 2 मिलियन बॉन्ड्स इशू करे जिनकी वैल्यू 100 रुपए पार वैल्यू, यानी कि टोटल बने 200 मिलियन। अब हर बॉन्ड मैंडेटरी कन्वर्ट होगा 31 मार्च 2024 पे 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में, यानी कि अगर मैं 1 अप्रैल 21 पे इशू कर रहा हूं, 3 साल की इसकी लाइफ है, 22, 23, 24, और मुझे इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्लॉट करने। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस का मतलब है कि वेयर यू आर ऑब्लिग टू पे कैश आउटफ्लो। तो पहले तो इन्होंने कहा कि भाई मैच्योरिटी पे हमें कैश पेमेंट नहीं करनी, बल्कि ये लोन कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में, तो इसकी कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट तो नहीं है, इसकी कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट तो नहीं है। फिर इस पे 5% का इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी हमारी मर्जी है, हम चाहे तो पे करें, हम चाहे तो ना पे करें। यानी एमएल की मर्जी है, वो चाहे तो इंटरेस्ट पे करे, चाहे तो इंटरेस्ट पे ना करें, यानी कि इसकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है ही नहीं। और IAS 32 में जहां पे लायबिलिटी और इक्विटी को डिफाइन किया गया है, तो लायबिलिटी और इक्विटी को डिफाइन कैसे किया गया है
कि व्हेन यू हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अगर आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इफ यस तो ये लायबिलिटी है, इफ नो तो ये इक्विटी है। ना यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी है, ना यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मैंडेटरी पे करना है, मेरी मर्जी पे करूं या ना करूं। इवन तो किसने सवाल में लिखा है कि मेरी इंटेंशन है कि मैं पे करूंगा, लेकिन स्टिल मेरी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो मेरी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए इक्विटी है। ये जो मुझे 200 मिलियन आज मिल रहा है, ये मैं अपने पास लायबिलिटी के तौर पे नहीं बल्कि इक्विटी के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा। और इसमें जो मैं 5% का इंटरेस्ट पे करूंगा, उसको नाम इंटरेस्ट दिया, लेकिन उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, क्यों हम उसको एज अ डिविडेंड अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। तो ये आसान सी बात थी। सॉरी, किसी ने सवाल पूछा कि सर इस एडजस्टमेंट नंबर 3 में तो प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी ही नहीं थी और इंटरेस्ट पे करना या ना करना एमएल की मर्जी थी, एमएल चाहे तो इंटरेस्ट पे करे चाहे तो ना करे। लेकिन व्हाट इफ के इंटरेस्ट पे करना हमारी मजबूरी होती है, इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि मैं इंटरेस्ट पे करना होता, तो फिर हम क्या करते हैं, तो सर इस केस में मैं फिर इंटरेस्ट की कैश फ्लोस प्लॉट करता और इंटरेस्ट के कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करता मार्केट रेट 11% से। यानी कि अगर एक फोर्स है कि इसी एडजस्टमेंट में वो कहता कि भाई आपने इंटरेस्ट तो एनी हाउ पे करना ही करना है, 3 साल के बाद शेयर्स इशू करने, लेकिन 3 साल तक इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो मैं 200 मिलियन का 5% आई गेस 10 मिलियन आता, तो 10 मिलियन इंटरेस्ट के कैश फ्लोस प्लॉट करता और इनकी डिस्काउंटिंग करता है लायबिलिटी के रेट से। लायबिलिटी का रेट कितना है सर, लायबिलिटी का रेट है 11%। तो जो भी लायबिलिटी के रेट से डिस्काउंटिंग करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू बनती, वो हमारी लायबिलिटी कंपोनेंट बन जाती और बाकी सारा बैलेंसिंग अमाउंट हमारा इक्विटी कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता। यानी जो तुम्हारी कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है वो लायबिलिटी कंपोनेंट है, बाकी सारा का सारा इक्विटी कंपोनेंट है। अगली एडजस्टमेंट पे आता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 4। ऑन 1 जुलाई 2021 ML issued 4 million cumulative preference shares of ₹100 each for 400 million. Each preference share is entitled to cumulative dividend at rupees at 10% per annum and has similar voting right to an ordinary shares. These shares are only redeemable at the option of ML. सर 1 जुलाई 2021 पे हमने 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, 400 मिलियन के, हर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 10% का डिविडेंड है और ये रिडीम होंगे, हमारी मर्जी होगी तो रिडीम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सर यहाँ पे अगेन इस लोन को रिपे करना, इस लोन को रिपे करना हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, हम इस लोन को रिपे करें ना करें हमारी मर्जी है, तो मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा 400 मिलियन का लोन, सॉरी पूरा 400 मिलियन का अमाउंट हमारे लिए इक्विटी डेजिग्नेट हो जाएगा। इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसे ऐसा डिविडेंड रिकॉर्ड करोगे, ना कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर चूंकि लोन को रिपे करना मेरी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लोन इररिडीमेबल नेचर का है, सॉरी रिडीमेबल नेचर का तो है, लेकिन मेरी मर्जी में पे करूं ना करूं, सर हमारी मर्जी है, यानी कि हमारे ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि 400 मिलियन जो मैंने आज रिसीव करे वो मेरे लिए इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके ऊपर जो मैं 10% का इंटरेस्ट पे करूंगा, सर ये हमारे पास से एज अ डिविडेंड रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आसान सी एडजस्टमेंट थी ये भी, इन चारों के वाले से हमें डिस्कशन वगैरह करनी थी। इसके अलावा इसी सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर बी भी है कि कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस ऑफ एमएल फॉर द ईयर 2021। कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस ऑफ एमएल फॉर द ईयर 2021। इस वाले पोर्शन को हम जरा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डायल्यूटेड बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना हो, 215 मिलियन का हमारा प्रॉफिट है, तो इस केस में ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसे भी देख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी और दिसंबर 2021। सबसे पहले अगर हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो बेसिक ईपीएस के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमारे पास इन्होंने हमें सवाल में प्रॉफिट का नंबर दिया है, कितना प्रॉफिट दिया है 215, और ऑर्डिनरी शेयर्स का डेटा दिया है
थर्ड एडजस्टमेंट के बाद लिखा है कि पूरे साल में हमारे 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अब यहाँ आप ये चीज देख लें कि कोई ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिट में एडजस्ट करने की जरूरत है। लाइक अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 1 देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 1 तो सेल एंड लीजबैक की एडजस्टमेंट है, इससे हमारे क्या कहते हैं बेसिक और डायलूट ईपीएस के नंबर के ऊपर कोई हिट नहीं आनी। एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने 1.5 मिलियन टीएफसीज इशू कर रखे हैं जो कि हर 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। जब कन्वर्ट होंगे तब बेसिक ईपीएस की वर्किंग में कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा, अभी तो कन्वर्ट नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में हमने 1 मिलियन क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में हमने 2 मिलियन बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, 2 मिलियन बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं जो कि अगेन इक्विटी था। हमारी मर्जी है कि हम इंटरेस्ट पे करें ना करें, हमारे ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि हमने इंटरेस्ट पे करना ही करना है। सर ये हमारे पास ऐसा इक्विटी डेजिग्नेट होना चाहिए, तो ये हमारे डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये हमारे डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा क्योंकि हमारे पास एज ए इक्विटी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करूं, देखें 2 मिलियन बॉन्ड है, सही है। हर बॉन्ड 3 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, हर बॉन्ड 3 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या कहते हैं ये इशू कब हुआ है सर? 1 अप्रैल 2021 पे। 1 अप्रैल 2021 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक आई गेस ये बनते 9 मंथ्स। तो इनका वेट कितना है? 9/12। ये वाले शेयर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स वाले हैं, इक्विटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर दिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि हमने 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं जिनके ऊपर 10% का मार्कअप है 1 जुलाई 2021 पे। अब देखें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है, ये भी डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड देना है ये आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से को कम कर देगा, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से को कम कर देगा तो मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसी से इनका हिस्सा माइनस हो रहा होगा, तो इनका हिस्सा मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करना पड़ेगा। कितना? 400 मिलियन का अमाउंट है, 10% का डिविडेंड, 10% का इंटरेस्ट है इसके ऊपर, और 1 जुलाई 2021 पे इशू करा है, तो इंटू 6/12। ये देख लेते कितना बन रहा है। 400 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 215 माइनस दिस 195, तो यार है 29.5। तो मेरे पास बेसिक ईपीएस का नंबर आ गया 195 डिवाइड बाय दिस 6.6101 रुपीस पर शेयर। बहुत सिंपल सी हमारे पास बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन। कॉपी करें तो फिर हम डायल्यूट ईपीएस भी देख लेते हैं। सर डायल्यूट ईपीएस भी कैलकुलेट कर लेता हूं। हमारे पास बेसिक ईपीएस के लिए हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 195 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे थे 29.5। अब आपके पास सवाल में जो लोन दिए हुए इनमें से कौन सा लोन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को रिप्रेजेंट करता है? इसमें से कौन सा लोन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है? तो आई गेस के लोन नंबर 2 था। लोन नंबर 2 में हमने कन्वर्टेबल टीएफसी इशू कर रखे थे। तो जब ये टीएफसी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा होगा, हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे, तो प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर देते हैं उस अमाउंट से जितना इनका इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स को भी इंक्रीज कर देंगे जो भी इनका वेटेड एवरेज इंपैक्ट बनता है। तो 150 का अमाउंट था, लेकिन मैंने लायबिलिटी कंपोनेंट को अलग किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो बन रहा था 133.37। तो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 133.37 मल्टीप्लाई बाय 11%, और ये टीएफसी कब इशू करे थे सर? ये हमने साल के पहले दिन इशू करे थे, तो इस पे पूरे 12 महीने का फैक्टर आएगा। और इसकी कन्वर्जन क्या है सर? 1.5 मिलियन टीएफसी से, और हर टीएफसी 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्लस 1.5 इंटू 2, ये हमारे पास बन जाएगा 133.37 इंटू 11% प्लस 195, 209.6707 divided by 29.5 plus 3, 32.5,
209.6707 डिवाइड बाय आंसर, ये हमारे पास आ गया 6.4514 रुपीज पर शेयर। ये सिंपल सा आसान सा सवाल था। कॉपी करें तो फिर एक और सवाल देख लेते हैं रिमेनिंग टाइम में।